नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फूड है, जो हमारा एक्सेंट है, जो हमारा लैंग्वेज है, वो हमें यूजुअली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट या फिर हमारे पेरेंट्स से मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं अधिकतर मराठी बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले लोग अधिकतर गुजराती बोलते हैं, उनकी मदर टंग वो है, राइट? या जो उस फैमिली से बिलॉन्ग करता है, जैसे कई सारी सिटीज़ ऐसी रहती है जहाँ पे स्टेट लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज कोई और रहती है, लेकिन वहाँ पे रहने वाली फैमिली किसी और बैकग्राउंड की है, तो उनके घर में जो भी बेबी जन्म होगा वो उस मदर टंग को ऑप्ट करेगा। जैसे मराठी जिन घरों में बोली जाती है वहाँ मराठी लोग बोलते हैं, गुजराती जिन घरों में बोली जाती है वहाँ गुजराती सीखते हैं, बंगाली जहाँ बोली जाती है वहाँ बंगाली सीखते हैं। तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट प्लस हमारे पेरेंट्स से हमें हमारी लैंग्वेज सीखने को मिलती है। दूसरा रहता है एक्सेंट। आपने कई जगह जो आपने मूवीज़ देखी होगी, सीरियल्स देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक अलग ही एक टोन रहती है अगर वो महाराष्ट्रियन कैरेक्टर होता है या फिर वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है अगर वो महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी थोड़ा-सा मराठी टच आता है, जो बंगाली में रहते हैं उनका थोड़ा-सा बंगाली टच आता है, फिर जो सिंधी रहते हैं उनका थोड़ा-सा वैसा एक्सेंट आता है। तो हर रीजनल लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का अपना एक टोन है। हम जिस भी घर में पैदा हुए हैं या जिस एनवायरनमेंट में रहे हैं वो एक्सेंट वो लैंग्वेज हमें मिल जाती है। दूसरा रहता है फूडिंग। आप अगर भारत के या दुनिया के अलग अलग प्रदेशों में जाओगे, अलग अलग देशों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह का खान पान अधिकतर अलग अलग होता है ना? कुछ लोग दाल चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, तो खान पान भी सबका एक अलग अलग होता है। कुछ लोगों के यहाँ जैसे कई कई सारे अलग तरह के फूड, वेज नॉन वेज को सबकी वैरायटीज अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने स्टेट से बाहर निकल के किसी और स्टेट में जाते हैं, चाहे मंदिर के दर्शन के लिए या फिर कहीं घूमने या किसी रिलेटिव के यहाँ, तो हमें पता चलता है कि वहाँ का खान-पान अलग है, कई जगह का रहन-सहन बहुत अलग है और यही मुझे लगता है हमारे भारत की और इस पूरी दुनिया की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हर हर तरह की चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है। हमने एक अलग एनवायरनमेंट ऑप्ट किया है जहाँ पे हमें विविध तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दिस दैट हमारे ऊपर जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे एनवायरनमेंट प्लस हमारी जो फैमिली है उसका पड़ता है। इसके साथ मैंने एक चीज़ और बताई थी, फूड, एक्सेंट, लैंग्वेज, इन तीनों के साथ मैंने एक चीज़ और लास्ट वीडियो में बताई थी जो एनवायरमेंटल वीडियो था कि बिहेवियर बिहेवियर का भी बहुत ज़्यादा असर हमारे हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का पड़ता है या फिर हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसका हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि हम वहीं से चीज़ें सीखते हैं। जब हेल्थ सेक्शन वाले प्लान पे हमने बात की थी तो हमने डिस्कस किया था मेरे हेल्थ प्लान वाले वीडियो में कि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें फूड के बारे में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें दी हुई है कि कौन-सा फूड लेना चाहिए, किस तरह का फूड बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए कौन-सा अच्छा है, कौन-सा अच्छी एनर्जी देता है, काफ़ी सारी चीज़ें। वैसे ही बिहेवियर के लिए और मेंटल चीज़ों के लिए मतलब हमारा ब्रेन कैसे काम करता है इसके लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। चाइल्ड साइकोलॉजिकल की बुक्स अवेलेबल है, ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक्स अवेलेबल है, चाइल्ड ब्रेन पे बुक अवेलेबल है, बच्चों का बिहेवियर किस तरह का होता है, किस बिहेवियर का क्या रीज़न रहता है, इस पे बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। सो ओवरऑल हमारी जो एनवायरमेंटल प्लान है प्लस हमारा जो बिहेवियर प्लान है, उसको लेके भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें एक बार ज़रूर रेफ़र करिएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऐसी ही एक बुक मैंने पढ़ी थी, द होल ब्रेन चाइल्ड। तो इसमें इन्होंने 12 स्ट्रैटेजीज़ दी हुई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे का ब्रेन कैसे काम करता है। बच्चे का ब्रेन किस सिचुएशन में कैसे काम करता है। अगर बच्चा सैड है तो ब्रेन कैसे काम कर रहा है, अगर बच्चा हैप्पी है तो ब्रेन कैसे काम कर रहा है, बच्चा अगर बहुत गुस्सैल है, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा फ़ाइट करने वाला है तो बच्चे का कौन-सा ब्रेन काम कर रहा है। उन्होंने ब्रेन के अलग-अलग हिस्से बताए हैं और कौन सा हिस्सा किस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के, वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है इस बुक में। मैंने जब ये बुक पढ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, अबाउट द चाइल्ड ब्रेन। तो इसमें उन्होंने बताया कि राइट ब्रेन कैसे काम करता है, लेफ्ट ब्रेन कैसे काम करता है, अपस्टेयर ब्रेन कैसे काम करता है, डाउनस्टेयर ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा हमारे किस एक्शन के लिए, हमारे किस थॉट के लिए, हमारे किस इमोशन के लिए, हमारे किस लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने ये जो 12 स्ट्रैटेजीज़ दी हुई है, इन 12 स्ट्रैटेजीज़ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। अच्छा, साथ ही में इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं, जिसमें इन्होंने प्रैक्टिकल सिचुएशन को रेफ़र करके बताया है कि बच्चा अगर स्कूल में जाता है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वो स्कूल में बीमार हो जाता है, तो उसके बाद अगली बार स्कूल जाने में उसे परेशानी होती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? बच्चे का ब्रेन उस सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है? अगर बच्चा कोई एक्सीडेंट देखता है, तो बच्चे का उस सिचुएशन में ब्रेन कैसे काम कर रहा है? फिर उन्होंने इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं। कि बच्चे के किस सिचुएशन में हमें किस तरह से काम करना है,
उसके साथ हमें कैसे डील करना है, हमें बच्चे से क्या बातें करनी है, हमें बच्चे से किस तरह से बात करनी है, हमें बच्चे से कितनी देर बातें करनी है, हमें बच्चे से कितनी बार बातें करनी है, किसी भी इंसिडेंट पे हमें कैसा रिएक्शन होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि हम हमारे बच्चे के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही बहुत बड़ी खूबसूरती है जिसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ पेरेंट्स को कि वो किताबें पढ़ें, वो चाहे हेल्थ पर हो या फिर वो चाहे बिहेवियर पर हो। सो ऑनलाइन ऑफलाइन ये बुक कई जगह अवेलेबल है, प्लीज़ आप इसे एक बार बाय करिए और आप इसे एक बार रीड करिए, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारे बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके कई सारे सॉल्यूशन इस बुक में आपको मिल जाएंगे। देखिए, अपने लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी, जो ये मैंने चीज़ डिस्क्राइब की थी, जहाँ पर मैंने कहा था कि आप एक बार थोड़ा समय लीजिए और सोचिए कि आप अपने बच्चे के लिए एक्चुअल में क्या चाहते हैं, किस तरह की लाइफ उसके लिए चाहते हैं। उसके बाद कितने परसेंटेज ऑफ टाइम आप इंटेंशनली स्पेंड कर रहे हैं अपने बेबी की लाइफ को वैसा बनाने के लिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जो चीज़ इस बुक में बहुत अच्छी दी गई है वो ये कि यूजुअली हम हमारे बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर के बारे में या फिर बॉडी के बारे में कम्प्लीटली अवेयर रहते हैं। अक्सर कई सारे पेरेंट्स अवेयर रहते हैं कि अगर बच्चे को 98.6 डिग्री तक का उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, मतलब उसको फीवर है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, ठीक है, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो हो सकता है भूख लगी हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इस बुक में ये दी है कि बच्चे के ब्रेन के बारे में हम लोग कितना जानते हैं, और कितने भी पढ़े लिखे पेरेंट्स होने के बाद भी, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी किए हुए पेरेंट्स होने के बाद भी शायद हमें बच्चे की माइंड के बारे में कुछ नहीं पता है। बिहेवियर पेरेंट का और उसमें मम्मी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि अक्सर कई माओं की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो सुनते नहीं हैं, उनको सुनने की आदत नहीं है, वो पढ़ाई करने नहीं बैठते, दिन भर मस्ती करते हैं, खेलते रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, लड़ाई बहुत करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में किसी को मार देते हैं, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, एक लिमिटेड एज तक के बच्चे भी, उनमें ये आदत बहुत ज़्यादा रहती है। टाइम के साथ अगर इसे हम टैकल ना करें तो ये बिहेवियरल इशू आगे जाके फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो बिहेवियर हमारे घरों में और हमारी सोसाइटी में यकीनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। तो हम पेरेंटिंग के रूप में देखते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल टू बिहेवियर, क्या क्या स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने इस बुक में दी है कि वी आर वेल एक्सपर्ट अबाउट द बॉडी ऑफ अवर चाइल्ड, बट इन्होंने सेम टाइम पे क्वेश्चन पूछा है कि आर वी द सेम वेल अवेयर अबाउट द चाइल्ड्स ब्रेन। तो बच्चे के ब्रेन के बारे में हम कितना अवेयर है, हमें कितना पता है कि हमारे बच्चे के ब्रेन का कौन सा पार्ट इम्पेक्ट कर रहा है उसके बिहेवियर को। अगर बच्चा सैड है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर बच्चा हैप्पी है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती करता है तो उसका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, अगर बच्चा शैतानियाँ करता है, मारपीट करता है, बच्चा पढ़ने नहीं बैठता है, बच्चा हमारी बातें नहीं सुनता है, बच्चे हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है। तो इन्होंने इस बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बुक एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मेरे आने वाले कई सारे वीडियो में मैंने ये फैक्टर डिस्कस किया है कि हम दो तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। एक तो होता है हमारे शब्दों के थ्रू कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है हमारे बिहेवियर के थ्रू कम्युनिकेशन। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारे शब्द कुछ और होते हैं लेकिन हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, तो उसका जो मीनिंग है या सामने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ और निकलती है। इस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन आने वाले कई सारे वीडियोज़ में करेंगे। बट फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हमारे शब्द और हमारे बिहेवियर, ऐसा हो सकता है कि हम वर्ड्स के थ्रू तो कुछ और डिस्क्राइब करना चाहते हो, कुछ और एक्सप्लेन करना चाहते हो, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो कुछ और कहता हो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे बोलने का मीनिंग कुछ और होता है लेकिन सामने वाले पर उसका जो इम्पेक्ट पड़ता है वो कुछ और पड़ता है। सेम चीज़ हमारे बच्चों के साथ होती है बिहेवियर के रूप में। मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें बताता हूँ जो हमारे इंडिया में अक्सर हमारे पेरेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं और हमारे बच्चे पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस साइकोलॉजी पे ब्रेन कैसे काम कर रहा है, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जनरली देखना, अगर बच्चा जैसे खेलते-खेलते गिर जाता है, कहीं टकरा जाता है ना, तो हमारी एक आदत होती है, हम बच्चे को उठा के बोलते हैं, "अरे! अरे! नहीं, 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 कुछ नहीं हुआ।" फिर जो जिस चीज़ पे वो गिरा है, अगर वो फर्श है तो हम करते भप, अगर वो टेबल है तो हम बोलते भप, तो देखो देखो हमने उसको मार दिया, चलो उसको भप कर दिया। "ओए क्यों रे, तूने मेरे बच्चे को मारा है? तूने इसको मारा?" नाम लेके बोलते हैं हम कि तूने इसको मारा? देखो इसको भप कर दिया। ये तो हम इस तरह की चीज़ें करते हैं।
यहाँ पर हम जो मैसेज दे रहे हैं ना बच्चे को, वो हमको क्या लग रहा है कि हम बच्चे को चुप करवा रहे हैं, है ना? या फिर हम बोलते हैं चींटी मर गई, देखो देखो चींटी मर गई, या फिर उसको वापस से उसको जोर से मारेंगे, भप भप। या फिर सामने कोई खड़ा होगा ना तो उसको बोलेंगे कि देखो देखो इसको भौंक कर देते हैं, हाँ इसको भौंक कर देते हैं। हमारा उस समय पर्पस क्या होता है इस टॉपिक टाइप के बिहेवियर से, कि हम बच्चे का ध्यान कहीं अलग हटा लें या फिर हम बच्चे को चुप करवा लें। फिर बच्चा हंसने लगता है, चुप हो जाता है, तो हमको लगता है जो हमने किया वो सही किया। ये हमारा एक पार्ट था, लेकिन ब्रेन इसको किस तरह से लेता है, बच्चा इस सिचुएशन से जो सीखता है वो ये सीखता है कि अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको उस पर प्रहार करना है या उसको उसके प्रति हिंसक प्रवृत्ति को अपनाना है। ये एक बहुत बिहेवियरल मैसेज है जो हम हमारी सेक्शन से हमारे बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं, जिसको हम कभी समझ ही नहीं पाते। उसी का जो परिणाम होता है वो आगे जाके ये निकलता है कि कई बार बच्चा ये देखता है कि अगर हमारे छोटे भाई या बड़े भाई ने, वो छोटी एज में, हम बड़े एज की बात नहीं कर रहे, छोटी एज में अगर हमारे छोटे भाई या बड़े भाई ने हमको मारा है या हम उससे टकरा के गिर गए हैं या कुछ हुआ है, तो बच्चे उस पर हाथ उठा देते हैं। ये जो, और फिर वहां पर क्या होता है, हम बच्चों को डांटते हैं, हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा बड़ों के साथ ऐसा नहीं करना, चलो सॉरी बोलो। लेकिन ये चीज उन्होंने सीखी कहाँ से? ये चीज उन्होंने उस घटना से सीखी जो इंडिया में अक्सर हम यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो मेरा आप लोगों से प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे को इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज कभी मत सिखाओ। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट के रूप में आप लोग या फिर इंडिया में हम लोग करते हैं वो ये होती है कि बच्चे के साथ अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे बच्चा गिर जाए, रोने लगे, उसको चोट लग जाए या कोई उसे कुछ बोल दे, तो हम अक्सर उसका ध्यान दूसरी तरफ हटाते हैं। जाके उसको या तो आइसक्रीम खिलाएंगे या चॉकलेट देंगे, दूसरा कोई खिलौना हाथ में दे देंगे। अगर आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे ना, या फिर आप बेसिकली ये बुक पढ़ेंगे ना, द होल ब्रेन चाइल्ड, तो आपको लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में ये जो स्ट्रेटेजी हम इतने लंबे समय से यूज कर रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली गलत स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज कर रहे हैं, हम बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसे एक्चुअल में किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। वो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसे एजुकेट कर सके कि इस सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी हम पूरी तरह से मिस कर देते हैं, उसका ध्यान कहीं और लगा के। ऐसे ही एक इंसिडेंट, एक डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत लाइव और अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इस बुक में इन्होंने दिया है। आप इस बुक को एक बार रेफर करिएगा। मैं इस बुक के हर एक कंटेंट को रेफर नहीं करूंगा, मैं इस बुक को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं बुक के साथ पूरी तरह से जस्टिस न कर सकूं। सेकंड थिंग, मेरे बताने से शायद उतना गहराई में आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जितना आप इस बुक को पढ़ के समझ पाएंगे या इस तरह की कई सारी किताबों को पढ़ के समझ पाएंगे। तो अगर आप पेरेंट्स से, अगर आप बच्चे के साथ बिहेवियर इशू फेस कर रहे हैं, वो किसी भी तरह का हो, चाहे अभी वो आपको उससे हार्म हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन आप यकीन मानो कि अगर कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी ऐसा बिहेवियर बच्चे का जो अनएक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ आप उस बिहेवियर को बहुत सीरियसली लीजिए। वो बिहेवियर हो सकता है बच्चे का डरना, वो हो सकता है उसका गुस्सा करना, वो हो सकता है उसका चिड़चिड़ापन, वो हो सकता है उसका ऐसे नीचना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अ, उसका कई बार कई चीज़ों पे डरना, उसका कई चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें जब लाइफ के साथ, एज के साथ आगे बढ़ते जाती है ना, तो घर कर जाती है और आगे जाके कई सारी साइकोलॉजिकल डिसीजेस में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो आप प्लीज़ बुक पढ़ के इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। और एक चीज़, आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमें कभी भी बच्चे के साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ है ना, तो उस पर हमें पर्दा नहीं डालना है, उसका ध्यान नहीं भटकाना है। अदरवाइज आगे जाके ये बहुत बड़ा बिहेवियर इशू बन सकता है। वो कैसे बनेगा वो आपको इस बुक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हेल्थ वाले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो खान पान होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, वो हमारे मन पे भी इम्पेक्ट डालता है, वो हमारे ब्रेन पे भी इम्पेक्ट डालता है। साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि जैसा हमारा खान पान होगा वैसा हमारा ब्रेन होगा, और हम लोगों को पता है कि जैसा हमारा ब्रेन होगा वैसा ही हमारा बिहेवियर भी होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ के बताता हूँ, सो उससे आप लोगों को काफ़ी डिटेल में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारा ब्रेन पर हमारा जो खान पान है वो कैसे असर करता है, क्यों मैंने हेल्थ सेक्शन में इस चीज़ को इनबिल्ड किया था। हमारा जो ब्रेन होता है वो मूवमेंट, ब्रीदिंग, हार्ट बिग सेंसेस सबको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो भी कुछ होता है वह हमारे ब्रेन के थॉट को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन के फंक्शंस हमें मेंटेन रखना है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन पूरा काम करता है एनर्जी पर। और एनर्जी के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बताया था कि हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है, खाने के थ्रू, अपने हेल्थ वाले वीडियो वाले सेक्शन में। फूड में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि ये सभी होते हैं जो हमारे ब्रेन को नरिश करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे ब्रेन में होनी चाहिए, तभी हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन करेगा, तभी हमारा ब्रेन ठीक से काम करेगा।
अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएँगे या फिर लो क्वालिटी फूड खाएँगे, मैंने कहा था कि जंक फूड जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करिए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएँगे या लो क्वालिटी फूड खाएँगे तो हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी ऊर्जा नहीं बना पाएगी, ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो रिज़ल्ट के रूप में हमारा ब्रेन उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। और ये जो जंक फूड होते हैं, ये डाइजेस्ट भी नहीं होते। कोई भी फूड जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ना के बराबर हो या नेग्लिजिबल हो, तो उसे हम जंक फूड की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कैंडी, बेकरी प्रोडक्ट्स, बर्गर, सॉसेज, मल्टी या ऑयली स्नैक्स जो होते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। हाई कैलोरीज। अब जंक फूड खाने के नुकसान क्या क्या है? इसमें हाई कैलोरीज होती हैं, इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है, फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है। जितना ज़्यादा जंक फूड हम खाते हैं, उतना ज़्यादा लेस विटामिन और न्यूट्रिशियंस हम गेन करते हैं। दूसरा, जंक फूड खाने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज, जो ओबेसिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो मोटापा जो बढ़ रहा है, जंक फूड ने ही हम लोगों को वो गिफ्ट में दिया है। क्योंकि जंक फूड खाने से वेट गेन होता है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से भी जो हमारा वेट है वो गेन होता है। अब ओबेसिटी जो रहती है वो मेडिकल इश्यूज बढ़ाती है। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शंस वो ही मैनेज करता है। आप खुद सोचो ना, जब घर में वोल्टेज कम होता है तो ट्यूबलाइट कैसे जलती है, बल्ब कैसे जलता है, वो कितना धीमा हो जाता है, उसकी रोशनी कितनी कम हो जाती है। तो क्या उतनी रोशनी हमारे दिन के काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त है? नहीं है। वैसे ही हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारी इच्छाएं तो बहुत से रहती है कि हम ऐसे फंक्शन करें, पर हम नहीं कर पाते, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। उसका प्रॉपर रीजन यही है कि हमारे ब्रेन को जितनी एनर्जी चाहिए ना, वो नहीं मिल पाती है। जंक फूड खाने का एक और दूसरा सबसे बड़ा लॉस या इम्पैक्ट है, और वो है मेमोरी लॉस। एक अमेरिकन जनरल ने ये स्टडी करते हुए ये स्टेट किया है कि जो लोग जंक फूड खाते हैं, वे अपने कॉग्निटिव टेस्ट में बहुत पुअर परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो बहुत वीक होता है। अब आप कहोगे कि फूडिंग का अगेन द हेल्थ कंसर्न, उसका हमारे बिहेवियर से क्या लेना देना? अब आप देखो, कई बार जब आप बच्चे को होमवर्क कराते हो ना, आप उसको कोई चीज़ बताते हो ना, दूसरी बार अगले 2 मिनट में जब आप उसको सेम चीज़ परफॉर्म करने को बोलते हो ना, तो वो भूल जाता है। आपको लगता है ये बिहेवियरल इशू है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेन का इशू हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको इतना ज़्यादा जंक फूड बचपन से खिलाया है या फिर हमेशा खिलाते आ रहे हो कि उसके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए, वो जो मेमोरी है वो हो सकता है लॉस हो गई हो। हम ये बेसिक चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने ना कभी लाइफ में इसकी स्टडी की, ना हमने कभी इसके बारे में सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। हमको क्या लगता है, बच्चे का मस्ती में ध्यान है, बच्चे का टीवी में ध्यान है, बच्चे का छोटे भीम में ध्यान है, बच्चे का मोबाइल में ध्यान है। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका ब्रेन उस चीज़ को कैच करने के लिए प्रॉपरली तैयार ही ना हो, क्योंकि उसके ब्रेन को जिस तरह से फंक्शन करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होना चाहिए थी, उसका ब्रेन जिस तरह से उतने समय तक डेवलप हो जाना चाहिए था, गलत खान पान और गलत पद्धति को अपनाने की वजह से उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया। एक 3 साल का बच्चा खुद चीज़ें लेके नहीं खा सकता, हम जो उसे खिला रहे हैं वो ही डिपेंड करता है कि वो बच्चे क्या कंज्यूम करेगा, और फिर उसका ब्रेन, उसका बॉडी कैसे फंक्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो गलती है, ये बच्चे से ज़्यादा शायद पेरेंट्स की है, शायद हमारी है। उस रिसर्च का ये कंक्लूजन निकला कि ज़्यादा जंक फूड खाने से हमारी जो मेमोरी है वो ख़राब हो जाती है, हमारा जो ब्रेन है वो कमज़ोर हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ कंज्यूम करने से हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोकैम्पस नाम का। इस पार्ट में सूजन आ जाती है। ये जो ब्रेन का पार्ट होता है, ये स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी और रिकग्निशन करने के लिए। ये जो जंक फूड होता है, ये हमारे ब्रेन में एक सूजन पैदा करता है। हमारा जो ब्रेन का ये पार्ट होता है, जिसको हम हाइपोकैम्पस बोलते हैं, वहाँ पे ये सूजन पैदा कर देता है, जहाँ से हमारी मेमोरी इम्पेक्ट होना शुरू हो जाती है। और हम कोई भी चीज़ रिकग्नाइज करने में देर लगाते हैं या भूल जाते हैं। ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप नेट पे जाके सर्च करो, आप किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलो, आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो, वो ये चीज़ बताएगा आपको कि एक्चुअल में ऐसा होता है। इसीलिए मैंने अपने हेल्थ वाले सेक्शन में बोला था कि जहाँ तक हो सके जंक फूड को अवॉइड करना है, और बच्चों से तो जितना हो सके हम दूर रखें तो बेहतर है, क्योंकि उनकी ग्रोथ पर ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। अगर उनकी मेमोरी पे इम्पैक्ट डालेगा, तो कहीं न कहीं पर ये उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ब्रेन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, मतलब अल्टीमेटली उनके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालना ही है। आगे देखिए, जंक फूड जो होते हैं वो हाई शुगर से लोडेड होते हैं, फैट से लोडेड होते हैं, और कई सारे तो केमिकल्स से भी लोडेड होते हैं। बाय कंज्यूमिंग टू मच ऑफ द जंक फूड, बॉडी लूजेस द एसेंशियल न्यूट्रिशियंस। हमारी जो बॉडी होती है, वो जो एसेंशियल न्यूट्रिशियंस होते हैं, जो हेल्दी एमिनो एसिड्स होते हैं, वो लॉस करना शुरू कर देती है, जो बॉडी के लिए एक्चुअल में रिक्वायर्ड होते हैं।
ये हमारे ब्रेन को किसी भी स्ट्रेस से डील करने की क्षमता को खत्म कर देती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमारे डिप्रेशन में जाने का हमारे ब्रेन से कनेक्शन है और हमारे ब्रेन का कनेक्शन हमारे खान-पान से है। डिप्रेशन एक तरह का बिहेवियरल इश्यू है। तो कहीं न कहीं पर इनका आपस में बहुत गहरा कोरिलेशन है, इसीलिए मैंने पेरेंटिंग में हर एक सेक्शन को इनबिल्ट किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बिहेवियर हो। तो अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी सैड हो जाता है, उदास होता है, थोड़ा-सा डाँट दो तो रोने लगता है, तो कहीं न कहीं पर उसके ब्रेन का ये जो स्ट्रेस से डील करने की क्षमता का जो एक पावर है, वो कहीं न कहीं पर वीक हो रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि आप अपने बच्चे के खान-पान पर पूरा ध्यान दें, ये कहीं न कहीं बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बॉडी को ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशियंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स चाहिए वो जंक फूड या फिर गलत खान-पान की वजह से नहीं मिल पाते। इससे बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है क्योंकि उसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता। उसमें बाधाएँ आने लगती है। ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि न्यूट्रिशंस का जो बैलेंस है वो बॉडी नहीं कर पाती है, तो वो ब्रेन तक उतनी ऊर्जा नहीं पहुंचा पाती, ब्रेन को वो ऊर्जा नहीं मिलती, वो स्पेसिफिक विटामिन्स नहीं मिलते, वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो ब्रेन प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। अब ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सोडा खाने से दाँत सड़ जाते हैं, हड्डियाँ गलने लग जाती है, ऐसी कई सारी चीज़ें हमें पता है। क्यों पता है? पता है क्योंकि वो हमें दिखाई देती है, लेकिन ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेन में अंदर क्या चल रहा है हमको बिल्कुल नहीं पता चलता। लेकिन बच्चे के बिहेवियर से हम ये पता कर सकते हैं कि उसके ब्रेन में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। एक बार प्योरली वापस हम लौटते हैं बिहेवियर वाले सेक्शन पे। देखिए इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। हमारा ब्रेन एक्सपीरियंस के आधार पे काम करता है। हमारा ब्रेन हमेशा मोल्ड होते रहता है, मतलब हमारा ब्रेन हमेशा नया बनते रहता है। तो और वो बनता है हमारे एक्सपीरियंस पे। अब हमने ये भी देखा कि हमारे खान-पान का हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हमारा खान-पान भी हमारे ब्रेन को बनाता है, हमारा ब्रेन हमारा बिहेवियर बनाता है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे ऊपर एक्सपीरियंस के रूप में काम करता है और हमारा वो एक्सपीरियंस भी हमारे ब्रेन को बनाता है। तो दिमाग में अरबों कोशिकाएं होती हैं, अरबों सेल्स होती हैं, अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो काम करते हैं, जो आपस में सर्किट बनाते हैं, आपस में चेन बनाते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ये इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि अगर आज आपके बच्चे का जो बिहेवियर है जो शायद अनएक्सपेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा। उसका खान पान चेंज करके, उसका एक्सपीरियंस चेंज करके, उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करके, उसको अच्छी एजुकेशन देके, एजुकेशन मतलब उसे उस बारे में बताना कि वो चीज़ें वो कैसे ठीक कर सकता है, आप उसके माइंड को नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं और उसके लिए एक नया अच्छा बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं। बिहेवियर में एक बहुत बड़ा पार्ट आता है जहाँ पे पेरेंट्स ये कहते हैं, स्पेशली मम्मी ये कहती है कि हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है ना, उसको कुछ भी बोलो तो उल्टा ही करता है, सुनने की तो आदत ही नहीं है, तेको तो सुनने की आदत ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हमको सुनने को मिलती है हमारे बच्चों के लिए, अगर हमारे आसपास छोटे बच्चे हैं तो। और ये बहुत जनरल है इंडिया में, फॉरेन में भी, बाहर भी, और स्पेशली इंडिया में ये चीज़ें बहुत जनरल है। तो मैं आपको एक बुक रेफर करता हूँ। इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन। इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर्स के थ्रू समझाया है कि हमारा बच्चा हमारे पास कौन सी चीज़ लेके आता है, तब हम उसके साथ कैसे बिहेवियर करें, सो दैट हमारे बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी और हमारा बच्चा हमारी एक्चुअल में चीज़ें मानना, सुनना, हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना शुरू करेगा। और मुझे लगता है किसी पेरेंट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये एक बहुत बड़ा बिहेवियर चेंजेस होगा, क्योंकि जब आपका बच्चा आपकी बातें सुनना और आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग जाएगा तो आप उसको कई सारी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हो, कई सारे अच्छे शेड्यूल्स में उसे डाल सकते हो, कई सारी अच्छी एक्टिविटीज़ में उसे लगा सकते हो, कई सारी अच्छी बातें उसे बता सकते हो, वो उसे सुनेगा, जानेगा, मानेगा, समझेगा और उसे अनुभव करेगा। ये अच्छा अनुभव अगेन उसका नया ब्रेन क्रिएट करेगा जो उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ कि प्लीज़ बुक्स पढ़िए। मैंने भी इस बुक को पढ़ा, ये छोटी-सी एक बुक है, मुझे नेट पे मिली थी। आप इसे बाय भी कर सकते हैं, एक बार सर्च करिएगा। तो मेरे पास जो इसका, मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या सैंपल बुक है जो मेरे पास है, लेकिन इस पे कुछ 34 पेजेस की शायद ये बुक है। और उन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर वाइज़ डिस्क्राइब किया है कि आपका बच्चा जब आपके पास ये चीज़ लेके आ रहा है तो आप उसको क्या रिप्लाई करो, आप उसको कैसे सुनो, आप उसको रिप्लाई कैसे करूँ, कैसे जनरली पेरेंट्स रिप्लाई करते हैं, कैसे एक्चुअल में हमें रिप्लाई करना चाहिए, जो उसका अनुभव बनाएगा और फिर इससे उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा पेरेंटिंग का जो फर्स्ट सेक्शन कहें, फर्स्ट डिवीज़न कहें, फर्स्ट सीज़न कहें, वो ख़त्म होता है। इस एंगलिंग के साथ हमारा जो ये बिहेवियर का एक जो पार्ट है ये भी यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमारा पेरेंटिंग का जो सेक्शन है वो भी पूरा होता है, लेकिन अभी एक सेक्शन या एक सीज़न या एक डिवीज़न पूरा हुआ है।
सेकंड डिवीज़न जो मेन डिवीज़न है पेरेंटिंग का वो अभी बाकी है, उसमें हम कई सारे पहलुओं पर, कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में। तो तब तक के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनों से बातें करिए और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट उससे मुझे और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, बेहतर मोटिवेशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक के जितने पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जो 8 पार्ट की मैंने बात की थी या 8 सेक्शंस की मैंने बात की थी, उसमें से कई सारे सेक्शन अभी बाकी है जो हम सेकेंड सीजन में या फिर सेकेंड डिवीजन में, सेकेंड सेक्शन में हम लोग उस पर बहुत विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो कहीं पर से बच्चों से नहीं, कहीं ना कहीं पर हमारी यूथ से भी रिलेटेड है, इसलिए उन पर एक बहुत डीप में डिस्कशन होना, एक मैच्योर डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।